हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है यहाँ बात करी थी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं। हमने ये देखा था कि जो आपके पदार्थ होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सॉलिड यानी ठोसों की बात कर रहे हैं। जो ठोस होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं या उसके जो परमाणु होते हैं, उनके बीच में जो बल लगता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इसी बल के कारण जो है वस्तु ठोस रहती है, क्योंकि अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेहद ज्यादा होता है, जिस कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो अपनी स्थिति पर फिक्स रहते हैं। अब अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो ये जो है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है या उन अणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में लगता है जो कि आसपास है या पड़ोस में। इन्हीं के बीच में आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। इसके बाद हमने बात करी थी इलास्टिसिटी की, और हमने ये देखा था कि इलास्टिसिटी जो है ये एक प्रकार का गुण है, किसी भी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, उसको हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया, एक बल लगाया, ठीक है, एक बल लगाया, विकृति बल लगाया। अब क्या हुआ, उस विकृति बल के कारण क्या हुआ, आपकी वस्तु की जो शेप है वो बिगड़। लेकिन जैसे ही हमने फोर्स को हटाया, जैसे ही हमने विकृति बल को हटाया, ये देखा गया कि जो वस्तु है वो अपनी पहली स्थिति पे वापस आ गई। इसी गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है, या जिसे आप प्रत्यास्थापना कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वह वस्तु होती है, जैसे कि आपके पास कोई वस्तु है और हमने क्या किया, उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विकृति बल लगाया, उसका आकार बदला, ठीक है, बल लगाने के कारण उसका आकार बदला। फिर जैसे ही हमने बल छोड़ हटाया तो वो जो वस्तु है वो वापस पहली जैसी शेप में आ गई। अब जो हमें वापस वस्तु जो मिली है उसका आकार बिल्कुल वैसा ही है जैसा वस्तु का पहले था। तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। नेक्स्ट प्लास्टिसिटी की बात करें तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, ये भी क्या है, आपका वस्तु का गुण है, जिसके कारण क्या होता है, अगर हम किसी भी वस्तु में डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विकृति बल लगाते हैं तो जो आपका वस्तु है उसके आकार में विकृति होती है। लेकिन जैसे ही हम बल हटा देते हैं, उसकी जो विकृति है यानी वस्तु की जो विकृति है वो वैसी की वैसी ही रह जाती, यानी वो अपनी पहली स्थिति में नहीं आती। इस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हम बात कर रहे थे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल जो है बेसिकली ये एक रेशियो है, एक अनुपात है, किसका, आंतरिक प्रतिक्रिया बल और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी यानी आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका हमने एग्जांपल भी देखा था, किस तरीके से जो है आप स्ट्रेस को जो है मापते हैं, ये भी हमने जाना था, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट जो थी वो क्या थी, आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिससे आप पास्कल भी कहते हैं। और इसकी जो विमा है या विमेय सूत्र है वो है ml-1 t-2। आज हम बात करेंगे प्रतिबल के प्रकार। तो हमारे पास जो प्रतिबल है उसके दो प्रकार हैं। पहला है अभिलंब बल, ठीक है, दूसरा है आपका अभिलंब प्रतिबल और दूसरा है आपका अपरूपण प्रतिबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका जो है पहला जो टॉपिक है जो है आपका अभिलंब प्रतिबल, ठीक है। अभिलंब प्रतिबल की अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, जैसे आप क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको हम एग्जाम्पल ए से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, सिलेंडर है। अब यहाँ पे क्या किया आपने, एक बल लगाया, इस पे लगाया, इसे खींचा, दोनों ओर से खींचा, या आपने दोनों ओर से दबाया, खींचा, तो क्या हुआ, इसकी लंबाई बढ़ी,
क्या हुआ, लंबाई बढ़ी। अब यहाँ पे जो है हम सिर्फ इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं, इसकी चौड़ाई की बात नहीं कर। हमारे पास एक वस्तु थी, कोई मेटल की वस्तु थी, उसे हमने खींचा, हाँ, जो है बहुत जोर से, बहुत प्रेशर लगा के खींचा, और ये देखा गया कि जो आपका वस्तु है वो लंबी हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास स्प्रिंग है इस तरीके से, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं, आपने इसे दोनों ओर से खींचा तो ये कैसी हो गई, ये इतनी थी, अब इसका साइज जो है ये ऐसा हो, तो लंबाई में क्या आया, बदलाव आया, और किसके कारण आया, फोर्स के कारण, बल के कारण। तो यहाँ पर जितने एरिया में, ये जो एरिया है, यहाँ पे आपका बल लगा है, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये आपका एरिया हो गया, बल जो आपने इसमें खींचा है, ठीक है, बल कौन सा है जो आपने खींचा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, एक आंतरिक बल लगेगा, ठीक है, यहाँ पे हम F मान लेते हैं और एरिया को हम A मान लेते हैं। तो इस केस में जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका रेशियो होता है वो आपका अपॉन A होता है, ठीक है, पर यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस होता है वो कहाँ पे लगता है, लंबाई, ठीक है, कैसा लगता है, लंबाई। अब इसी तरीके से इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या आपका जो है नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। It is defined as the restoring force per unit area perpendicular to the surface of the body. Normal stress is of two types, tensile and stress and compressive. अब नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस के, यानी जो सतह है या जो एरिया है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम जो है आपका जो है फोर्स अपॉन एरिया से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी आपके दो तरीके के होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। कैसा होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल का एग्जांपल आपका ये है, ठीक है, आपका ये टेंसाइल का एग्जांपल है। और कंप्रेसिव का एग्जांपल क्या है, कि जैसे कि आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, आपने क्या किया, इस पे बल लगा, ये भी लॉन्गिट्यूडनल, ये भी आपका एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का एग्जांपल है या नॉर्मल स्ट्रेस का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी अभिलंब प्रतिबल, ठीक है, एक आपका ये है, ये आपका हो गया टेंसाइल, ये आपका है कंप्रेसिव। टेंसाइल में क्या होता है, आप खींचते हैं वस्तु, जो बल है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, एरिया के परपेंडिकुलर है, एरिया के लंबवत है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है, आपके पास वस्तु होती है, कोई भी वस्तु है, उस पे आप क्या करते हैं, बल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बल लगता है वो किस तरीके से लगता है, दबाने के रूप। यहाँ पे आपने खींचा, यहाँ पे क्या किया, दबाया, दबाने के कारण क्या हुआ, इसके आकार में बदलाव आया, और आकार को अब क्या हुआ, हमने क्या किया, बल लगाया। बल किसे लगाया, आप देख सकते हैं इधर की से, इस तरीके से हमने बल लगाया, ठीक है। बल लगाने के कारण क्या हुआ, वस्तु जो है आपकी छोटी हुई। पहले इसकी लंबाई L थी, अब इसकी लंबाई हो गई L माइनस डेल L, ठीक है, ये इसकी लंबाई। अब यहाँ पे भी बल कैसा है आपका, लंबवत है, एरिया के लंबवत है। यहाँ पे भी हम लंबाई की ही बात करेंगे, ठीक है, एरिया के लंबवत है। तो यहाँ पर भी आपका जो रेशियो होगा वो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, दो नॉर्मल स्ट्रेस के एग्जांपल हो गए, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, अभिलंब प्रति। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत कार्य करता है, उस कार्यरत प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जहां पे बल जो है वो लंबवत लगता है एरिया के, ठीक है। और हमारे पास दो तरीके के हैं ये बल, एक है आपका टेंसाइल और दूसरा है कंप्रेसिव। अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस की अब हम बात करेंगे। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, इसे आप अपरूपण बल कह रहे हैं, ये अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल।
शेयरिंग स्ट्रेस। अब शेयरिंग स्ट्रेस का जो है आपका एग्जांपल है बी और सी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बल लगता है वो एरिया के लंबवत नहीं होता, क्षेत्रफल के लंबवत नहीं होता, बल्कि समानांतर। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक किताब है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक किताब है। अब आपने किताब इस तरीके से रखी है, किताब आप देख सकते हैं इस तरीके से, और फिर आपने हाथ लगाए यहाँ से और यहाँ पे ऐसे बल लगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हमने बात करी, ये किताब है, मान लीजिए ये किताब है, इस तरीके से आपने यहाँ से बल लगाया, ठीक है। अब क्या हुआ, बल लगाने के कारण इसका जो आकार है वो कुछ इस तरीके का, ठीक है, इसका आकार कुछ इस तरीके का हो गया। पहला कैसा था, ऐसा था, पर अब ऐसा हो गया। हमने कहाँ बल लगाया, यहाँ पे। तो जब भी हम बल लगाते हैं एरिया के पैरेलल, एरिया कौन सा है, क्षेत्रफल कौन सा है, ये वाला, ये है क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने यहाँ पे बल लगाया तो ऐसे लगाया, तो ऐसे यानी आपका जो एरिया है उसके पैरेलल लग गया। पैरेलल लगने के कारण आपकी जो वस्तु है वो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपकी जो वस्तु है वो डिफॉर्म होगी, उसमें विकृतियां, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपरूपण बल की या टेंजेंशियल स्ट्रेस की, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे लगता है आपका, पैरेलल लगता है, एरिया क्षेत्रफल के समानांतर लगता है। वही जब हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, वो हमेशा लंबवत लगता है एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास का एग्जाम्पल है, हमारे पास एक वस्तु है, उसमें हमने क्या किया, बल लगाया, इधर लगाया, इधर इधर लगाया, तो यहाँ पे आपकी वस्तु टिल्ट हो गई, इस तरीके से तिरछी हो गई। पहले उसकी शेप यहाँ पे थी, अब इधर हो गई, बीच में एक एंगल आ गया थीटा, ठीक है, थीटा आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये इसमें इसका जो है चेंज आ गया, ठीक है, चेंज आ गया है ये, और ये आपका बल इधर लग, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस, tangential stress when the elastic restoring force or deforming force act parallel to the surface area, the stress is called tangential stress। यानी अपरूपण बल, अपरूपण प्रतिबल, शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं इसे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस आपका एक ही है। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल वस्तु की सतह के समानांतर या स्पर्श रेखा पर कार्य करता है, तो उससे उस वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो शब्द का यूज किया गया है, एक आपका है समानांतर, दूसरा है स्पर्श रेखा, ठीक है। चाहे आप समानांतर कहें, चाहे आप स्पर्श रेखा के में कहें, दोनों आपका सेम, ठीक है। इस स्थिति में वस्तु के आकार में परिवर्तन का विरोध, इस स्थिति में वस्तु के आकार में परिवर्तन का विरोध करने वाले एकांक क्षेत्रफल के कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अपरूपण बल प्रतिबल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो आपका इंटरनल स्ट्रेस है, या जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, वो जो है अपॉन आपका एरिया, यानी क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे, अपरूपण बल। अब यहाँ पे इसको हम थीटा से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से इसको दर्शा, ठीक है। तो ये आपका जो है, हमने यहाँ पे आपके दो प्रकार के जो है प्रतिबल पढ़ लिए हैं। पहला है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। अब क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को, कोई हमारे पास वस्तु है, उसे हम किसी लिक्विड, किसी तरल में रखते हैं, तो क्या होता है, जब हम उसे किसी तरल में रखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, उसमें क्या है, पानी। हमने क्या किया, एक वस्तु रखी ली, ठीक है, एक सॉलिड लिया, ठोस लिया, और उसे यहाँ पे पानी में रख। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो वस्तु है, ठीक है, ये जो वस्तु है, ये किस पे है, पानी के अंदर। पानी क्या है, एक प्रकार का तरल है, लिक्विड है। अब क्या होगा, जब ये इसके अंदर होगा, तो ये जो पानी है, ये इस वस्तु पर बल लगाए, हर दिशा में बल लगाए, ठीक है, हर दिशा में बल लगाए। तो यहाँ पे जो है आपका तरल में वस्तु रखी गई है, और वस्तु पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है।
वस्तु पे बल लग रहा है, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस होगा, यहाँ पे जो आपका प्रतिबल होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और मान लीजिए कि यहाँ पे बल लग रहा है, बल के कारण क्या हुआ, ये वस्तु छोटी हो गई। ठीक है, पहले इसका वॉल्यूम, इसका आयतन v था, फिर घट के v माइनस डेल वी हो, यहाँ पे आयतन घट गया। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस होगा वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होगा। कौन सा स्ट्रेस होगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस होगा। और क्योंकि जो ये वस्तु है ये चारों तरफ से पानी से घिरी है, एक प्रकार के तरल से घिरी है, तो ये सारा का सारा जो पानी है ये इस पे फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स होगा, वो जो बल होगा, वो एक समान बल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रतिबल है या जो आपका स्ट्रेस है वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहलाता है। तो हाइड्रोलिक से आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, तरल की बात कर रहे हैं, यानी बल कौन लगा रहा है, तरल लगा रहा है, वस्तु को तरल में डाल दे। तो यहाँ पे हमने जो है आपके अलग अलग प्रकार के प्रतिबल पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेन की, यानी विकृति। ठीक है, अभी हमने किसकी बात करी, स्ट्रेस की, हमने प्रतिबल की बात करी, ये देखा कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से बल लगाया जाता है जिसके कारण आपका प्रतिबल उत्पन्न होता है, स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन का अर्थ है विकृति। इसको भी हम जो है इन कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं जिनसे हमने आपके, या जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं आपके स्ट्रेस। पहला है, हमारी जो वस्तु थी उसे हमने खींचा, या हमारी जो वस्तु थी उसे हमने क्या करा, दबाया, इसकी लंबाई में उसे दबाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वस्तु को खींचा, वस्तु को खींच रहे हैं। आप ये जानते हैं कि इसका एरिया पतला हो जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, इसकी लंबाई को कंसीडर करें। ठीक है, इसकी लंबाई को कंसीडर करें। तो इनसे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है, अब आपने क्या किया, इसके लंबवत हमने बल लगाया, किधर लगाया, बाहर की ओर, यानी खींचा इसे। बल लगाने के कारण क्या हुआ, वस्तु आपकी लंबी हो गई। पहले इसकी लंबाई थी L, अब इसकी लंबाई होगी L प्लस डेल L। पहले इसकी लंबाई क्या थी, L थी, अब इसकी L प्लस डेल L थी। यानी जो बदलाव आया है, अगर आप बदलाव की बात करें, बदलाव की या चेंज की बात करें, तो कितने का आया है, L प्लस डेल L माइनस L। तो L से L कैंसिल, यानी कितने का बदलाव आया है, डेल L का बदलाव आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रेन होता है, जो विकृति होती है, उसकी अगर हम बात करें तो वो रेशियो होता है आपके बदलाव का और जो प्रारंभिक आकार है, ठीक है, शेप है, चाहे हम लंबाई की तरफ से ले रहे हैं या वॉल्यूम ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये रेशियो होता है। तो रेशियो किसका होता है, ये जो चेंज आ रहा है, और जो ओरिजिनल साइज या शेप है उसका रेशियो, यानी वस्तु के आकार में परिवर्तन बटा वस्तु का प्रारंभिक आकार। तो इसका जो अनुपात होता है वही आपकी विकृति होती है। अब अगर हम विकृति की बात करें, तो जैसे हमने यहाँ पे विकृति का सूत्र जो देखा वो है डेल L अपॉन L। हमने किसमें लिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या नॉर्मल स्ट्रेन की बात करी है। लंबाई में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो लंबाई में परिवर्तन आपकी जो डायमेंशन होती है वो किसमें होती है, आपकी मीटर में। ठीक है, यानी L, इसके विमा क्या है, L, m नॉट L1 T नॉट की विमा है L नॉट m नॉट L1 T नॉट। ठीक है, और जो ये L है इसकी विमा क्या है, m नॉट L1 T नॉट, m नॉट L1 T नॉट। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसकी डायमेंशन निकाले, यानी स्ट्रेन यानी विकृति की डायमेंशन निकाले, तो इसकी जो डायमेंशन है वो आपकी m नॉट L नॉट T नॉट आई है। कितनी आई है आपकी
एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। तो यहाँ पे आप इस डायमेंशन को देख के ये बता सकते हैं कि जो विकृति है वो क्या है, आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी विमाहीन, डायमेंशन लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो विमा हमने निकाली वो एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट आई, यानी इसकी कोई भी विमा नहीं है। ये क्या है, विमाहीन या मात्रकहीन, ठीक है, आपकी क्वांटिटी। इसका जो है आपकी यूनिट भी नहीं होती है, इसलिए ये मात्रकहीन भी, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है, विकृति क्या होती है, वस्तु के आकार में परिवर्तन और वस्तु के प्रारंभिक आकार का अनुपात, ठीक है। Strain, it is defined as the ratio of change in size or shape to the original size or shape. यानी ये क्या है, इसको आप एक जो है वस्तु के आकार में परिवर्तन और वस्तु के प्रारंभिक या वास्तविक उसके आकार के जो है अनुपात के रूप में इसे परिभाषित कर सकते। इट हैज नो डायमेंशन, यानी ये जो है विमाहीन है। इट इज जस्ट अ नंबर, ये क्या है, सिर्फ एक नंबर। वस्तु के विन्यास, विमा, आकार में परिवर्तन तथा वास्तविक विन्यास, विमा, आकार के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति का सूत्र क्या है आपका, विकृति बराबर वस्तु के आकार में परिवर्तन बटा वस्तु का प्रारंभिक आकार। यहाँ एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, यानी ये क्या है आपकी, इट हैज नो डायमेंशन, ये क्या है, डायमेंशनलेस, और एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये क्या है, एक जो है विमाहीन और आपकी जो है मात्रकहीन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेन से आप नोट करें। अब हम बात करते हैं विकृति के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो अगर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करें तो हमारे पास जो है 3 प्रकार के स्ट्रेन है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा है आयतन विकृति, यानी वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरा है अपरूपण विकृति, यानी शेयरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, अनुदैर्ध्य विकृति। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन है, जैसे हमने अभी बात करी थी, ये कहाँ पे होता है, आपकी लंबाई में, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, ठीक है, आपके पास एक रॉड है जिसकी लंबाई क्या है, एल। इसकी लंबाई क्या है, एल। अब हमने क्या किया, इस पे बल लगाया। किधर लगाया, इधर की साइड एक बल और इसके इधर की साइड दूसरी, यानी दोनों छोरों पे हमने बल लगाया। क्या किया, हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड के दोनों साइड हमने बल लगाया और उसे खींचा। खींचने के कारण क्या हुआ, आपकी जो रॉड है वो लंबी हो गई। इसकी पहली लंबाई थी एल, फिर क्या हो गई, डेल एल हो। तो यहाँ पर जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, ठीक है, जो आपका अनुदैर्ध्य विकृति होगी वो क्या होगी, डेल एल, ठीक है। डेल एल क्या है, लंबाई में बदलाव। यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, आकार में बदलाव होता है। आकार यहाँ पे किस में हो रही है, लंबाई की बात कर, हम इसकी चौड़ाई की बात नहीं कर रहे। तो लंबाई में बदलाव बटा प्रारंभिक लंबाई, ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति जो है वो आपका लंबाई में होती है, जिसमें हम लंबाई को कंसीडर, ठीक है। Longitudinal strain if the deforming force produce a change in
length alone, the strain produced in the body is called longitudinal or tensile strain. ठीक है, यानी वह स्ट्रेन या वह विकृति जो कि जिसमें क्या होता है, हम एक विकृति बल लगाते हैं और सिर्फ वस्तु की लंबाई में बदलाव आता है, ऐसे स्ट्रेन को, ऐसी विकृति को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति को प्रति एकांक वास्तविक लंबाई पर किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुदैर्ध्य विकृति, इसका अगर फॉर्मूला देखें तो वो क्या है, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटा वस्तु की वास्तविक लंबाई। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, longitudinal strain equals change in the length of the body upon ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये क्या है, का फॉर्मूला है। अनुदैर्ध्य विकृति को हम डेल एल अपॉन एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये इसका क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका अनुदैर्ध्य विकृति हो गया है। इसका जो है उदाहरण हमने यहाँ पे डिस्कस कर। ठीक है, ये आपका उदाहरण। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। तो आपका अगला विकृति का प्रकार है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी आयतन विकृति। अब जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं, यहाँ पे हम आयतन की बात कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम की बात। तो वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम जो है, हम जब बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बदलाव होता है वो वॉल्यूम में होता है, आयतन में। आयतन में बदलाव होता है, यानी हमारे पास एक वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, और उससे हमने क्या किया, चारों तरफ से बल। अब इस बल लगाने के कारण क्या हुआ, जो आपका वस्तु है वो छोटी हो गई या सिकुड़ गई, यानी उसके वॉल्यूम में बदलाव आया। किसमें बदलाव आया, वॉल्यूम। पहला उसका जो वॉल्यूम था, मान लीजिए V1 था, और अब क्या हो गया है, V2। या पहले उसका ठीक है, V1 था, अब क्या आ गया है, V2 हो गया है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम में बदलाव है, आयतन में जो बदलाव है, वो होगा आपका V1 माइनस V2। और वास्तविक आयतन कितना था, V1 था। तो यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा या आयतन विकृति होगी, वो क्या है, वो एक फॉर्मूला है। ठीक है, और वो किसका रेशियो है, बेसिकली वो रेशियो है, अनुपात है आयतन में बदलाव और जो है वास्तविक आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं डेल एल अपॉन डेल वी अपॉन वी। ठीक है, तो ये आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आयतन विकृति। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चेंज आ रहा है वो आयतन में आ रहा है, वॉल्यूम में आ रहा है, यानी 3 डायमेंशन में आ रहा है। पहले वाले में सिर्फ लंबाई की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम वॉल्यूम, आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, if the deforming force produce a change in volume element, यानी जब जो है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, विकृति बल जो है, वो सिर्फ और सिर्फ वस्तु के आयतन में बदलाव करता है, तो क्या होता है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ऐसे स्ट्रेन को, ऐसी विकृति को हम आयतन विकृति कहते हैं। ठीक है, आयतन विकृति को प्रति एकांक वास्तविक आयतन पर किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या है,
आयतन विकृति बराबर वस्तु के आयतन में परिवर्तन बटा वस्तु का वास्तविक आयतन। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टू change in volume upon original volume। या आप इसे लिख सकते हैं आयतन विकृति बराबर डेल वी अपॉन वी, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर डेल वी अपॉन। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। तो अगला टाइप है आपका शेयर स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन, जिसे आप हिंदी में अपरूपण विकृति कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब बल लगाया जाता है, ठीक है, बल लगाया जाता है तो जो बदलाव आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, इस तरीके से, यानी जो वस्तु है वो टिल्ट हो जाती है, या जो बदलाव है वो एंगल में बदलाव आता है। किसमें बदलाव आता है? एंगल में आपका बदलाव आता है। ठीक है, तो द एंगल टिल्ट कॉज इन द बॉडी ड्यू टू टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्सप्रेस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। यानी जो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ठीक है, अपरूपण प्रतिबल है, उसके कारण, हमने अपरूपण प्रतिबल का एग्जांपल देखा था कि आपके पास एक बुक है, बुक के ऊपरी हिस्से को आप क्या करते हैं, बल लगाते हैं। बुक का जो ऊपरी हिस्सा है वो पहले कैसे था? पहले बुक इस तरीके से थी, ठीक है, अब आपने बल लगाया तो बुक ऐसे हो गई, पहले उसकी पोजीशन ऐसे थी, तो क्या आया? एंगल में बदलाव, आपका जो बुक है वो तिरछी होगी, टिल्ट आ गया उसमें। तो जो आपका स्ट्रेन किसके कारण होता है, या जो एंगल में बदलाव जो है किसके कारण होता है? आपके अपरूपण प्रतिबल के कारण होता है, उसे ही हम शेयर स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन या अपरूपण विकृति कहते हैं। यहाँ पे जो बल लगता है वो आपकी जो सतह होती है उसके समानांतर बल लगता है, उसके पैरेलल बल। अब यहाँ पे अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x अपॉन एल, थीटा बराबर x, यहाँ पे आपका x परिवर्तन हो रहा है, जो x का हो रहा है, अपॉन एल, और ये आपका चेंज है। ठीक है, ठीक है, x अपॉन एल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? शेयरिंग। अपरूपण विकृति, जब विरूपक बल किसी पिंड की सतह के समानांतर लगाया जाता है तो उसकी आकार या आकृति बदल जाती है। इस तरह से उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति के रूप में जाना जाता है। द एंगल टिल्ट caused in the body due to tangential stress expressed is called shear strain। यानी वह जो एंगल का जो टिल्ट जो कि किसके कारण होता है? अपरूपण प्रतिबल के कारण होता है, उसी ही हम अपरूपण विकृति कहते हैं। हम अपरूपण विकृति को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, वस्तु की आकृति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति के रूप में जाना जाता। ठीक है, तो ये आपका हो गया शेयरिंग स्ट्रेन, और ये इसका एग्जांपल है, आप इसे नोट। तो बच्चों, आज हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी प्रतिबल और विकृति के कॉन्सेप्ट को जाना, इसके प्रकार देखे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में समझेंगे, और आगे के जो आपके टॉपिक्स है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जितना आपको पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।